नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। साथियों, अगर आपके पास एक ऐसी कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपके नाम का एक पार्सल मुझे मिला है या कि मुझे मेरे द्वारा पकड़ा गया है और मैं फला या तो ईडी, सीबीआई या एनसीआरबी ऐसी कोई एजेंसी का मैं एक आदमी बात कर रहा हूं, उसकी एजेंसी की तरफ से बात कर रहा हूं, और इस जो पार्सल में है आपके नाम का ये पार्सल है जिसमें 4 फेक सिम कार्ड, 4 फेक पासपोर्ट और कुछ आर्म्स या कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसके मेरे द्वारा पकड़ा गया है और जिसकी कार्रवाई के लिए आपको मुंबई, दिल्ली या कहीं पे ऐसी जगह पे आना पड़ेगा और आपके अगेंस्ट ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे। तो आप उस स्थिति का आप आकलन करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। तो साथियों, यही एक स्थिति है, इसी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें मोबाइल या इंटरनेट तकनीक का उपयोग करके वर्चुअली किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उसको महसूस होता है कि हम वर्चुअली गिरफ्तार हो गया हम, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो विक्टिम होता है वह उसको आभास हो जाता है कि मैं वर्चुअली गिरफ्तार हो चुका हूं, और साथ में वह ये सोचने लगता है कि इस जो समस्या है इससे हम कैसे निकले और हम कैसे इसमें किस तरीके से फंस गए और कैसे निकले, उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो ये क्या है? एक नया माध्यम है। जैसे जैसे आज हम देखते हैं कि 21वीं सदी जहां तकनीकी का युग है, हम एक तरफ तकनीकी में की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी समस्या नए नए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। उनमें से एक है डिजिटल अरेस्ट। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट बात करें तो एक तरीके से साइबर अपराध है। साइबर अपराध है जो आज के एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके आपसे पैसे ऐंठने का काम करता है। और एक रिपोर्ट के माने, एक अभी रिसेंट रिपोर्ट के माने कि पिछले 4 महीनों में 400 करोड़ से ज्यादा ऐसे ठगी के केस देखे गए हैं। और ये ठगी की केस अगर हम बात करें तो ये जैसे नॉर्मल हम देखते हैं तो डिजिटल इलिटरेसी एक तरफ से हमारे देश में क्या है, डिजिटल डिवाइड है। मतलब डिजिटली आज तकनीकी रूप को सब लोग सक्षम नहीं है। मतलब बात करें तो सारे लोग तकनीकी रूप से या एक तरीके से फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। बट यहाँ पे हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लोग जो डिजिटल इलिटरेट हैं वो शिकार नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को यहाँ शिकार बनाया जाता है जो समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आईआईटी के प्रोफेसर हो गए, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, लॉयर हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, आईआईटी के प्रोफेसर हो गए। ऐसे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। तो यहां बात करते हैं इन घोटाला में कई पढ़े लिखे लोग, जैसे अगर बात करें, या संपन्न व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है, और इसमें गृह मंत्रालय की चेतावनी जारी की है। इस वजह से आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर यहां पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसी बात की जाती है, जैसे मुख्य पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं डिजिटल गिरफ्तारी है क्या। तो डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर अपराध का एक रूप है, जो साइबर क्राइम का एक नया रूप के रूप में आपके सामने आते हैं, जिसमें जो घोटालेबाज होता है वो कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का के रूप में आपके सामने आता है। वह कोई भी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, या कोई स्पेशल पुलिस की ब्रांच हो सकती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो सकता है। ऐसे अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, और ये जो पीड़ित होते हैं ये मनी लैंडरिंग या कि नशीले पदार्थ की तस्करी, ऐसे गंभीर आरोपों अपराधों में आपको शामिल करते हैं, या कि बताया जाता है कि आप ऐसे आरोपों के कारण आप इस दायरे में आए हैं। और एक तरीके से यह डर जो होती है मनोवृत्ति पैदा करते हैं, डर की मनोवृत्ति पैदा करते हैं, और पीड़ित को वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर करके डिजिटल रूप से गिरफ्तार करते हैं। और जबकि शारीरिक गिरफ्तारी से बचने के बहाने अगर आप ये तो डिजिटली आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, और आपको साथ ही ऑप्शन देते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से गिरफ्तार होने से बचना चाहते हैं तो जो कि कहा जा रहा है उस काम को करें। और इसमें अगर बात करें तो मुख्य रूप से कोई ड्रग्स का केस हो सकता है, आर्म सप्लाई का केस हो सकता है, या कोई अवैध पासपोर्ट से संबंधित केस होता है। और इस तरीके से अपना मतलब सुनवाई करते हैं इस तरीके से कि जो वीडियो कॉल करते हैं वहां पे एकदम हूबहू ड्रेस में रहते हैं, जो उनकी ऑफिस होगी आपको यह आभास देते हैं कि जैसे यहाँ प्रैक्टिकल गवर्नमेंट ऑफिस होती है ईडी या की बात करें सीबीआई, वैसे ही उसी तरीके से जो अपना बैकग्राउंड दिखाते हैं। अगर ये कभी जैसे कॉल करने के बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसी से बात करने के लिए कहते हैं, अगर कॉल ट्रांसफर करते हैं लाइक सीबीआई, ईडी, तो वहाँ पे जब ये कॉल वीडियो कॉल ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ उस एजेंसी का लोगो दिखता है, और साथ में पूरी तरीके से ड्रेस, और साथ में आपको अपनी आईडी भी दिखा के, जो फर्जी ही होती है, फर्जी आईडी दिखा के आपको ये भास करा देते
होते हैं, एक तरीके से आपको पूरी तरीके से विश्वास दे देते हैं कि जो कॉल हो रही है ये पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा की जा रही है, सीबीईडीआई के द्वारा, ये आप पे भरोसा दिला देते हैं, मुख्य रूप से हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो विक्टिम है वो क्या है, समाज का एक रिप्यूटेड आदमी है, वो क्या है, किसी न किसी अपने प्रोफेशन में लगा हुआ है, उस एरिया का क्या है, एक्सपर्ट आदमी है। और यहाँ पे उसको भी पता है कि भारत की स्थिति, भारत में क्या है कि आप किसी भी चीज के लिए पैसे देके उस क्राइम या उस चीज से बच सकते हैं। और इसी का वो क्या करते हैं, एजेंसी वाले लोग जो होते हैं इसका फायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप डिजिटल रूप से गिरफ्तारी पे तो ही है, आपको आभास दिला दिए अपने वीडियो कॉल और उसके तात्पर्य से कि आप क्या डिजिटल रूप से अब आपसे इस क्राइम को एक्सेप्ट करा देते हैं कि आपने ये क्राइम किया, कहीं ना कहीं आपका नाम रिलेट करता है, या वो वेरीफाई कराएंगे आपके बारे में, उनकी सारी डिटेल होगी, आपके नंबर से बताएंगे कि ये आपके नंबर से पर्टिकुलर ये सिम जनरेट हुई है, आपके नंबर से ही ये चीज़ें चल रही हैं, आपके आधार कार्ड से ही पासपोर्ट जा रहा है, आपके नाम का उपयोग हो रहा है, इस तरीके से चीज़ों को आपको आभास दिला देते हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगर भारत में स्थिति देखें, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, तो ये एसपी ओसवाल का केस अभी देख सकते हैं। अगर ये बात करें, ये पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं और जो वर्धमान ग्रुप है, जो आप वर्तमान में आप देखेंगे वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनके पास ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, इनके पास 7 करोड़ रुपए की ऐसी ही कुछ कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, आपका नाम आता है, आप पर्टिकुलर अमाउंट को अगर आप बचना चाहते हैं केस से, तो आप इतनी अमाउंट, आप जैसे यहाँ पे इनके केस में 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई, आप इस अकाउंट में डालिए, तो आपको इससे मतलब एक फिजिकली गिरफ्तार होने से, आपका केस पब्लिक में आने से बच जाएंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज के रिप्यूटेड लोग होते हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा नाम ऐसी चीजों में आए। वो तो बात की बात है, और भारत की कानून व्यवस्था से तो आप परिचित हैं कि एक केस की सुनवाई, उसका रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, तब तक उस पीरियड में उनका बिजनेस, उनकी चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इससे बचने के लिए वो इन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये मात्र एक केस नहीं, पिछले 4 महीनों में कई केस आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही केस इंदौर के एक वैज्ञानिक के रूप में देखते, वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और 71 लाख रुपए का इनको नुकसान पहुंचता है। इनसे उस मतलब 71 लाख रुपए की ठगी के शिकार हो जाते हैं। और साथ में अगर हम अभी हाल ही के दिनों में देखें तो लखनऊ के पीजीआई की एक डॉक्टर के पास ऐसे ही कॉल आती है और उनको भी 8 दिन तक इसमें गिरफ्तार, डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जाता है। तो ये प्रमुख घटनाएं होती हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही देखें तो बेंगलुरु के एक वकील हैं जिनसे 14 लाख रुपए की जबरन वसूली की गई और डिजिटल रूप से गिरफ्तारी के दौरान इनको फर्जी नारकोटिक्स परीक्षण भी किया गया। ये साथ में ऐसी चीजें भी करते हैं, आपको जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होगा वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेम गवर्नमेंट के जैसे होता है। और साथ में ये ऐसे लोग होते हैं जिनको शिकार बनाते हैं, वो जनरली वो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, उनको कानून में विश्वास होता है, वो सोच ही नहीं सकते कि इतने बड़े लेवल पे कोई ऐसा काम भी कर सकता है, इसलिए उनको इस पे विश्वास हो जाता है और वो कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही बात करें तो अगर हम I4C की बात करें, यहाँ पे I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके डाटा की बात माने तो ऐसे कई मल्टीपल केसेस हमको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये कई स्टेट में, केवल एक स्टेट की बात नहीं, जिसमें ये फाइनेंशियल लॉसेस या इससे संबंधित ठगी का काम किया जा रहा है। अगर बात करें तो इसके परिणाम क्या होते हैं, डिजिटल गिरफ्तारी या जो डिजिटल अरेस्ट है उसके परिणाम क्या होते हैं। तो पहली चीज वित्तीय नुकसान तो होता ही, आपने देखा कि 7 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ वित्तीय नुकसान तो होता ही है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है वो अपनी अमूल्य प्रॉपर्टी और कई ऐसी चीजें अपनी जीवन भर की कमाई बेच के इससे बचने के लिए देना चाहता है उनको, जिससे हम इससे बच सके, और इस कारण से उसकी जीवन भर की कमाई और पूरी तरीके से अव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक रूप से वो टूट जाता है। साथ ही देखते हैं इसमें मानसिक आघात पहुंचता है। मानसिक आघात बात करें तो पीड़ितों को अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करना पड़ता है और कई अवसर पर तो देखा गया है अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसे जागृत हो जाती है। साथ ही विश्वास में कमी आती है। ऐसे लोग जो कानून पे बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे लोग इसके शिकार बनते हैं। फिर इस स्थिति में उनको जो देश के कानून व्यवस्था, देश की एजेंसियों पे ट्रस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उसके शिकार हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ये इसके इम्पैक्ट हो जाता है। अब
इसके लिए ये भी देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या नई पहलें हैं जो इससे लड़ने के सक्षम बनाती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं I4C। I4C गृह मंत्रालय की स्थापित एक एजेंसी है जो मुख्य रूप से साइबर अपराध समन्वय केंद्र और धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्टिंग का काम करती है। और इसमें 1000 से अधिक ऐसे स्काइप खातों को इसमें क्या किया है जो इससे संबंधित है उसको ब्लॉक किया है। साथ में दूसरा अगर देखें तो साइबर जागरूकता अभियान, यहाँ पे साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से साइबर दोस्त प्लेटफॉर्म अलर्ट जारी किया गया है जिसमें इससे संबंधित सभी जो घोटाले हैं इनकी जागरूकता फैलाया जा रहा है। साथ में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है जिसका उद्देश्य हो जाता है पीड़ितों को पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट और हेल्पलाइन 1930 को कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और साथ में इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, और तो ये प्रमुख पहले हो गई। आज की डेट में देखते हैं कि आज की जो प्रमुख चुनौतियां क्या है, आज क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस तरह डिजिटल अरेस्ट के, हम उनको मतलब उन पे लगाम लगाने के लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस है उनकी बात कर लेते हैं। तो चुनौतियों में बात करें तो सबसे पहली आ जाती है जागरूकता का अभाव। आज लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव है, जबकि यहाँ पे ये केस जो हो रहे हैं ज़्यादातर साक्षर और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट उनको इस तरह की घटनाओं, इस तरह की जो अवेयरनेस का अभाव के कारण वो इसमें फंस जाते हैं। दूसरी चीज हो जाती है सीमा पार गतिविधियां। जनरली जो एक कॉल आते हैं, जो ऐसी चीज की जाती है वो सीमा पार है। जनरली दुबई और ऐसे कई क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, भारत में नहीं है, इस वजह से उनको पकड़ पाना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। और बात करें इसके अलावा डीप फेक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यहाँ पे डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे यह आभास दिलाया जाता है कि जहाँ से कॉल की जा रही हो कोई गवर्नमेंट संस्था, गवर्नमेंट ऑफिस से फ़ोन किया जा रहा है, और उसी तरीके के ड्रेसअप में होते हैं। जो ड्रेसअप होता है ईडी के, अगर कॉल किया जा रहा तो ईडी के ड्रेसअप, ईडी के ऑफिस के जैसे पूरा अपना बैकग्राउंड बनाए होते हैं। ऐसे ही साथ में कॉल जाता है तो उसका लोगो दिखाई देता है, ऑटोमेटिक लोगो होता है। तो पूरी तरीके से डीप फेक का उपयोग करके आभास दिलाया जाता है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही है। साथ में अपर्याप्त साइबर अपराध कानून, भारत में जो साइबर अपराध के कानून हैं उतने अपडेटेड नहीं है, तो इसका एक महत्वपूर्ण चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण रही चुनौतियां। और साथ में हम देख सकते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड के रूप में हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कैसे इन चुनौतियों को सक्षम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो अपर्याप्त क्राइम, साइबर क्राइम लॉज हैं उनको अपडेट करना होगा। अपने जो साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉज हैं उनको अपडेट करना होगा, जिससे जो नवीन चैलेंज आ रहे हैं, नवीन चुनौतियां आ रहे हैं, उससे लड़ने के सक्षम हो सके। दूसरा, हमको लोगों को अवेयरनेस फैलाना होगा, तो इसके लिए हमको पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा, जिससे ज़्यादातर इस तरीके की घटनाओं से ज़्यादातर लोगों को परिचित करें, जिससे कभी वो इस तरह की घटनाओं में शिकार ना हो पाएँ। और बात करें और हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको और इन्हेंस करेंगे। साथ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी उतनी ही टेक्नोलॉजी को उनको एक्टिव बनाएंगे, जिससे इनको पकड़ने और इस तरीके से चीज़ों को रोकथाम करने में मदद हो सके। और हम क्या कर सकते हैं, तो कोलैबोरेशन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक, एनबीएफसी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एक कोलैबोरेशंस बना सकते हैं, जिसके माध्यम से ऐसे कभी भी अपराध या ठगी होती है तो तुरंत लगाया जा सके, इनके अकाउंट को फ्रीज किया जा सके। ये महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हमने देखा और साथ में चर्चा किया। और आपके लिए एक इसी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी 2017 के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट किस में रिपोर्ट किया जाता है, ये बताना है आपको। सर्विस प्रोवाइडर, डाटा साइंस और बॉडी कॉर्पोरेट। आपको इसका करेक्ट कोड को आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस ए रहे, तो इसका जो सही जवाब होगा उसको हमको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो इस सेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।